नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न संख्या 2। इसमें आपको यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से सिनॉप्सिस के माध्यम से एक शानदार आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। इसमें जो भी आईएएस का जो भी प्रश्न है, विगत कुछ सालों का जो प्रश्न है, वैसे प्रश्नों को भी रैंडमली शामिल किया जाता है और ख़ासकर जो करेंट से अपडेटेड जो प्रश्न होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको भी इसमें पूरी तरीके से शामिल किया जाता है। तो चलिए क्लास को यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी की पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड की जा रही है। कोई क्यूरी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का जो प्रश्न है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए कि ये तीनों ही एग्जामों में पूछा गया है। या आईएएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या फिर ईपीपीसीएस की बात करें, या फिर अदर जो स्टेट पीसीएस है वहाँ भी मोस्ट प्रोबेबली इसको पूछा ही गया है। प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित प्रश्न है कि इसकी संकल्पना को यहाँ पे स्पष्ट करना है। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पूरी तरीके से स्पष्ट करना है और साथ में इसका देखिए अप्लाई करना है हिमालय और अपलेशियन पर्वत में। इसका अप्लाई करना है किस तरह से, तो विचलन की व्याख्या करने में किस प्रकार से सहायक है, अर्थात पूरा का पूरा जो इसका फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को आपको बता देना है कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है और किस तरीके से विचलन हो रहा है, जो भी अर्थक्वेक से जो संबंधित है वैसी बातों को यहाँ पे बताना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग सिनॉप्सिस के माध्यम से। सिनॉप्सिस में 3 पार्ट है, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। अब इंट्रो पार्ट में बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे कि एक भूमिका के तौर पे प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित जो भी थ्योरी है, जो भी कुछ साइंटिस्टों का नाम है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बॉडी पार्ट में कि प्लेट विवर्तनिकी की जो संकल्पना है, या फिर इसका पूरा पूरा आप कह सकते हैं कि जो भी प्रोसेस है, कहाँ कहाँ पूरे विश्व में किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की गतिविधियाँ देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और तीसरा में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बॉडी का जो लास्ट जो पार्ट है, यहाँ पे जो सेकेंड फेज है प्रश्न का, कि हिमालय और अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति में किस प्रकार से यह रोल प्ले करता है, इसको आपको बताना है। और चौथे में एक दमदार निष्कर्ष के माध्यम से आपको पूरा पूरा आंसर अपना कंप्लीट कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा पृथ्वी की संरचना को देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो भाग है इसी को क्रस्ट बोला जाता है, बीच वाला भाग है मेंटल है, और यहाँ पे एक कोर है। कोर को 2 भागों में बांट दीजिए, एक इनर कोर और आउटर कोर। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बातों से आपको जानना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये केंद्र में है बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे इसीलिए इसको केंद्र मंडल बोला जाता है। केंद्र मंडल मतलब बैरियोस्फीयर। ये जो मेंटल वाला जो भाग है, ध्यान रखिएगा, मेंटल का जो, ठीक है, चूंकि ये बीच में है तो इसको मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है, मध्य मंडल। और इस मध्य मंडल को मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से कहानी हमारा शुरू होता है कि देखिए जो मेंटल का जो ऊपरी जो पोर्शन है, इस मेंटल के ऊपरी पोर्शन को ध्यान से देखते चलिए, और क्रस्ट का जो निचला जो पोर्शन है, बीच में जो एक, ठीक है, असंतंत्य कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की जो स्थिति जो बनती है, इस एरिया को ध्यान से देखते चलिए दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल को अगर यहाँ पे इंग्लिश में देखा जाए तो इसको स्टेनोस्फीयर बोला जाता है। अब जो क्रस्ट का जो ऊपरी जो भाग है, ध्यान से देखते चलिए, दुर्बल मंडल के ऊपर ही यहाँ पे है स्थल मंडल, और इस स्थल मंडल को लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, लिथोस्फीयर के नाम से। इसके अलावा आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आएंगे इधर, तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इसकी डेंसिटी बहुत अधिक हो जाएगी। जितना कोर की तरफ जाएंगे इसकी डेंसिटी की मात्रा यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक जो ढक्कन की स्थिति आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखिए पृथ्वी की संरचना लेयर बाय लेयर यहाँ पे मौजूद है। अब इस लेयरों की कुछ न कुछ यहाँ पे मोटाई होती है, जैसे कि क्रस्ट की मोटाई कम होगी, मेंटल की मोटाई अधिक होगी, माने क्रस्ट से अधिक होगी, और कोर की जो मोटाई होगी सबसे यहाँ पे अधिक होगी। पूरा का पूरा ये आपने देख लिया। और ऊपर का जो ये पोर्शन होता है, जो स्थल मंडल का जो पोर्शन होता है, एक्चुअली जो भी स्थल खंड का जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, स्थल मंडल का, वो एक कोई प्लेट नहीं है, एक कोई संरचना नहीं है, बल्कि वो कई सारा प्लेटों का पूरी तरीके से समूह है। अब जब ऊपर का जो भाग है तो उसके नीचे का जो भाग देखिए, जिसमें जो टिका हुआ है, अभी मैंने मेंशन किया दुर्बल मंडल में टिका हुआ है। तो अब दुर्बल मंडल में कोई भी गतिविधियाँ होगी तो समझिए उसका इफेक्ट उस स्थल मंडल में पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई सेमी लिक्विड, समझिए कोई पदार्थ है या फिर कोई पानी है, अगर उसके ऊपर आप नाव रख दे रहे हैं तो पानी के मूवमेंट में
ठीक है, नाव का भी जो एक तरह संचलन जो है पूरी तरीके से निर्भर करेगा। ठीक वैसे ही अब ये जो स्थल मंडल है, इसके नीचे जो भी पदार्थ है, इसके मूवमेंट में जो भी घटनाएं होगी, अर्थ में भी उसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और उसी का परिणाम है कई तरह का जो संरचना है आप अपने आसपास इर्द गिर्द अपने जगहों पे आप देख रहे होंगे। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, पूरी संरचना है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे भूमिका के तौर पे अब बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे कि जो भी अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित जितने भी लोगों का नाम इसमें आया हुआ है या फिर जितनी थ्योरी आया है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे समनीय धारा का सिद्धांत है, सागर नीतल प्रसरण जो हैरी हेस के द्वारा जो दिया गया। इसके अलावा जो महाद्वीपीय जो विस्थापन जो सिद्धांत है, देखिए वर्ष 1967 से कहा जा रहा है कि मैकेंजी एवं पार्कर ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यहाँ पे ठीक है दिया हुआ था। इसके अलावा पृथ्वी के बारे में देखिए और भी थ्योरी है, जैसे संवहन धारा सिद्धांत, सागर नीतल प्रसरण का भी सिद्धांत दिया गया है। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी जो थ्योरी है सबसे ठोस माना जाता है और अभी तक वैज्ञानिकों में काफ़ी इस बात को लेके एक मत्ता की स्थिति है। आगे चल के देखिए इसी को मॉर्गन ने 1968 में इस सिद्धांत को रेखांकित किया और देखो पूरी तरीके से उसने बताने की कोशिश किया कि जो पृथ्वी का जो ऊपर का जो भाग है, अभी मैंने दिखाया था ऊपर जो छल्ले की आकृति, स्थल मंडल का जो भागल माने स्थल मंडल का जो भाग है कई सारे छोटे बड़े प्लेटों से ये मिलकर बना हुआ है। और ये प्लेट बिल्कुल ही लिथोस्फीयर के ऊपर अर्थात दुर्बल मंडल के ऊपर ये तैर रहा है। एक तरीके से स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर पूरी तरीके से तैर रहा है। और ये प्लेट कैसे तैर रहा है तो देखिए क्षैतिज रूप में जो भी छोटा है बड़ा है, क्योंकि वर्टिकल तो हो नहीं सकता है, थोड़ा बहुत क्षैतिज रूप में यहाँ पे हिल डुल रहा है और उसी के वजह से ठीक है मूवमेंट यहाँ पे होते रह रहा है। और बिल्कुल आप देखेंगे तो पृथ्वी जिस तरीके से घूर्णन जो करते हुए नजर आती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे उसके साथ है पैरेलल लगातार एक गति यहाँ पे करती रहती है। तो बहुत अधिक हमें इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है और इफेक्ट तभी हमें दिखाई देता है जब उसके अंदर कुछ बड़ा हलचल यहाँ पे कुछ माने गतिविधियाँ होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी में। बॉडी में देखिए क्या है, तो अब यहाँ पे आपको बता देना है कि जो स्थल मंडल का जो भाग है क्रस्ट एवं उसमें ऊपरी मेंटल शामिल होता है। जैसे मैंने बताया था यही जो भाग था देखिए क्रस्ट का स्थल मंडल में। अब मेंटल का जो ऊपरी जो भाग है, ये जो मेंटल है इसका ऊपरी भाग और जो क्रस्ट का जो भाग है यही मिलकर पूरा पूरा स्थल मंडल बनता है, जिसका समुद्री भागों में अगर देखा जाए तो इसकी मोटाई बहुत पतली हो जाती है। एक डिस्टेंस है, मोटाई देख पा रहे हैं 5 to 100 किलोमीटर के आसपास। अब रेंज डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस समुद्र की यहाँ पे बात किया जा रहा है। और वहीं अगर स्थल मंडल की अर्थात महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग अगर इसकी मोटाई की बात की जाए तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। इसका मतलब आपको ये समझना है कि सागरों में प्लेटों की मोटाई पतली होगी और महाद्वीपों के क्षेत्रों में माना महाद्वीपीय क्षेत्रों में प्लेटों की मोटाई यहाँ पे ठीक है ध्यान रखिएगा मोटी होगी। लेकिन अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो चूंकि महासागरीय जो प्लेट बसाल्ट चट्टान से निर्मित है और उन पृथ्वी के नीचे के क्षेत्रों की तरफ आएगा और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर के क्षेत्रों की तरफ जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि नीचे जो आएंगे पृथ्वी के अंदर कोर की तरफ तो उसकी डेंसिटी में बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सागरीय प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट से भारी होगी। अब देखिए यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट छोटी प्लेटों से बड़ी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से लेकर महासागरीय प्लेट की तरह होती है। कभी कभी यह महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट दोनों का यहाँ पे एक संयोजन भी होती है। अर्थात यहाँ पे जो भी स्थल मंडल का पार्ट है एक बहुत बड़ा भी प्लेट हो सकता है, जैसे कि यूरेशियाई प्लेट हो गया, अमेरिकी प्लेट हो गया। कुल मिला के 6 या 7 बड़े बड़े प्लेटों को यहाँ पर रेखांकित किया जाता है। 6 के आसपास छोटी छोटी भी प्लेटें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बहुत ही छोटी छोटी जो प्लेटें हैं इस तरह से पूरे पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में जुड़ा हुआ है। और फिर जहाँ नीचे कहीं गतिविधियाँ होती है तो सबसे इफेक्ट ठीक है उस ज्वाइंट पे हमें दिखाई देता है। तो कुल मिला के देखिए संरचना यही है, आप इसको आप लोग ध्यान से देखते चलिए। यही है देखिए ऊपर का भाग यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि अब जब यहाँ पे प्लेटें हैं, हमने ये जान लिया कि स्थल मंडल में ठीक है जो भी संरचनाएं यहाँ पे बन रही है, जो भी सारी प्लेटें हैं क्षैतिज रूप में जो मूवमेंट कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि
इसकी जो अंदर जो घटनाएं जो घटित हो रही है या फिर ऊपर जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, चूँकि एक ही प्रकार का अगर मूवमेंट अगर होता तो फिर अलग अलग संरचनाएं नहीं बनती और हमें ऊपर की संरचना को देखकर बिल्कुल हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी हलचल हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, ये एक टाइप का तो नहीं हो रहा, इतना क्लियर है। अदरवाइज ठीक है, कहीं इतना बड़ा समुद्र, कहीं इतना बड़ा पहाड़, कहीं इतनी बड़ी घाटी, इस प्रकार की संरचना हमें नज़र नहीं आती है। तो वो चीज़ें यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष जो संचलन देखा जाए तो 3 प्रकार से होता है। अब 3 प्रकार से कैसे कैसे होता है, सबसे पहले होता है ये अपसारी संचलन। इसका देखिए क्या होता है कि दो जो प्लेटें होती है, इसमें जो प्लेटों का संचलन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाइवर्जेंट प्लेट, इसको बाउंड्री बोला जाता है। इसमें क्या होगा तो देखिए एक प्लेट इधर खिसक जाएगी, एक प्लेट इधर खिसक जाएगी, सॉरी ये नहीं वाला, ठीक है, इधर खिसक जाएगी। माने एक जैसे टेंशन फोर्स होता है, जैसे दो वस्तुएं अगर पकड़ के उसको खींचा जाए तो बीच में कोई वस्तु सीधे से बाहर निकल जाएगी। ठीक वैसे ही चूँकि अब यहाँ पे प्लेटों के खिंचाव की वजह से ये पृथ्वी का क्रस्ट यहाँ पे देखिए टूटने लग जाती है। जब टूटने लग जाती है तो नीचे जो भी मैग्मा है, चूँकि डेंसिटी पृथ्वी के नीचे तो बहुत अधिक है, ये मैग्मा ऊपर आना चाहेगा, ऊपर आना चाहेगा। और जैसे यहाँ पे इसको जगह मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, पृथ्वी के परतों को तोड़ते हुए फाड़ते हुए ये मैग्मा ऊपर आ जाएगा। और इसके सबसे शानदार जो एग्जाम्पल है, जैसे कि अटलांटिक ओशियन में जो बड़े बड़े जो कटक बने हुए हैं, उन कटकों का जो निर्माण हुआ है, बिल्कुल वो देखिए वोल्केनिक प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है। और आज भी ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। यही होता है अब सारी प्लेट संचलन। इसके वजह से क्या होता है, देखिए वोल्केनिक प्रक्रिया होगा, वोल्केनिक प्रक्रिया होगा और इससे क्या होगा तो नए क्रस्ट का निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा, नए क्रस्ट का इसमें निर्माण होता चला जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरी बात करते हैं, समानांतर संचलन। अब इसमें क्या होगा तो देखिए प्लेट एक दूसरे के समानांतर दिशा में, अर्थात ठीक है, समानांतर एक साथ भी हो सकता है या फिर विपरीत दिशा में भी हो सकता है। जैसे ट्रांसफॉर प्लेट बाउंड्री इसको बोला जाता है, यही है। देखिए एक दूसरे के अपोजिट में भी हो सकता है और बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर भी हो सकता है। इसमें बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक, ठीक है, सैंड्रियास की या फिर एंड्रियाज की जो, ठीक है, घाटी है, आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी इस तरह की घटनाएं। एक मूवी आया होता है सैंड्रियाज की दरारें, ठीक है, कुछ उसी टाइप का है वहाँ पे, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब जो तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा अभिसारी संचलन। इसमें क्या होगा तो देखिए इसमें प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती है, अर्थात सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में इसका मतलब कि कंप्रेस हो रहा है, संपीड़न हो रहा है। जब भी दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर माने एक दूसरे के दिशा में जब गमन करेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब प्लेटें टकराएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई भी चीज़, देखिए मान के चलिए कि आप कोई एक रस्सी ले लीजिए, कोई रॉड ले लीजिए। अब जब दोनों को एक समान दिशा में जब आप फोर्स लगाएंगे तो रॉड अगर ये है तो उसकी संरचना धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाएगा, मोड़दार टाइप का हो जाएगा, मुड़ने लग जाएगा। जहाँ जहाँ पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करता है वैसी वैसी आकृति यहाँ पे बनती चली जाएगी। ठीक वही है कि यहाँ पे जब दो प्लेटें, बड़ी बड़ी प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि जो बहुत भारी जो प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, और जो हल्की प्लेट है ये ऊपर चली जाएगी। तो हल्की प्लेट अगर ऊपर हो जाएगी, नीचे प्लेट अगर नीचे जाएगी, तो सोचिए इसका मतलब यही है कि अब वो क्या करेगा, जितना नीचे जाएगा तो हल्की प्लेट को और ऊपर उठा देगा और ऊपर उठा देगा। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक यही गतिविधि आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत में आपको देखने के लिए मिलेगी कि उसमें एक प्लेट नीचे जा रही है और एक प्लेट जब नीचे जाएगी तो दूसरी प्लेट यहाँ पे ऊपर जाएगी। तो अभी आपको पता लग जाएगा कौन प्लेट नीचे जा रही है, कौन प्लेट ऊपर जा रही है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे हिमालय और अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति। अब इस हिमालय और अपलेशियन पर्वत की जो उत्पत्ति है, अभी आप लोग जो यहाँ पे देखे हुए थे, ठीक है, बिल्कुल इसी से संबंधित अभिसारी संचलन से, अर्थात कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से है। इसमें क्या होगा कि देखिए एक प्लेट जब अंदर जाएगी तो इसमें क्रस्टों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि जो भी क्रस्ट बना हुआ है उन क्रस्टों का टूटना हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में इसमें प्लेट टूटने लग जाती है। अब देखिए आइए हम लोग बात करते हैं
कि किस किस टाइप से होता है। तो हिमालय और अपलेशियन पर्वतीय की उत्पत्ति कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में वर्णित अभिसरण सीमा सिद्धांत द्वारा हिमालय एवं पर्वत श्रृंखला के निर्माण को समझा जा सकता है। अभिसरण सीमा का निर्माण तब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ यहाँ पे गति करती है। अब सपोज करिए यहाँ पे थोड़ा इस प्लेट को देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, 360 डिग्री से इसको देखने का प्रयास कीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें ए प्लेट है, एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट यहाँ पे है। अब दोनों जब प्लेट टकरा रही है तो एक जो भारी जो प्लेट है देखिए सीधे अंदर चली जा रही है, लगभग 45 डिग्री के आसपास एंगल भी बना रही है। इसी 45 डिग्री एंगल को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेनियोफ, ठीक है, वो उसी के नाम से इसको बोला गया कि ये बेनियोफ जोन होगा। अब सोचिए ये जो भाग है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर हो जा रहा हूँ, ये वाला भाग सोचिए कि एक प्लेट जितना अंदर जाएगा, पृथ्वी की क्रस्टों को तोड़ते हुए वो प्लेट जितना अंदर जाएगा, ध्यान से सुनिए, अगर वो बहुत अधिक गहराई में चला जाएगा तो प्लेट तो सीधे मेंटल तक पहुंच जाएगा। और मेंटल में पता है कि वहाँ कोई भी पदार्थ, इतना वहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, इतना वहाँ गर्मी अधिक है कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा, बिल्कुल वो मैग्मा का रूप लेने लगेगा। और ये जब प्लेट जाएगा तो वहाँ पे जाके धीरे 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 पूरी तरीके से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ की डेंसिटी और अधिक बढ़ जाएगी। और डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो वस्तु आपको पता है कि नीचे, ठीक है, जाना तो चाहेगी लेकिन नीचे डेंसिटी ऑलरेडी अधिक है, इसका मतलब कि ऊपर डेंसिटी कम है, तो पृथ्वी के क्रस्टों को तोड़ते हुए वो ऊपर की तरफ यहाँ पे आना चाहेगा। और बिल्कुल ये होगा यहाँ पे। इसीलिए इस अभिसारी संचलन के अंतर्गत आप देखेंगे कि वोल्केनिक जो प्रक्रिया है बड़ी तीव्र गति से आपको होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 प्रकार से यह हो सकता है। 3 प्रकार से कैसे कैसे हो सकता है, तो एक होगा महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा होगा महासागरीय महासागरीय प्लेट, तीसरा होगा महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट। क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का प्लेट है। अब यहाँ पे देखिए जो प्लेट का जो मूवमेंट है 3 टाइप से यहाँ पे हो रहा है। 3 टाइप से क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे पृथ्वी में यही जो 3 प्रकार के जो प्लेटें हैं आपको, ठीक है, खासकर इस अभिसारी संचलन के तहत आपको टकराते हुए दिखाई देगा। जैसे कि पहला है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, अर्थात एक तरफ जहाँ महासागर है, दूसरी तरफ जहाँ पे महाद्वीप है। जैसे कि इसका बहुत शानदार सा एग्जाम्पल है, ये जो पैसिफिक ओशियन का एक सिरा महासागरीय प्लेट, और ये वाला जो भाग है देखिए, ये अमेरिका का जो भाग है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का, ये हो जाएगा महाद्वीपीय प्लेट। जब यहाँ पे दोनों प्लेटें एक दूसरे से जब टकराएगी तो इसमें क्या होगा कि पैसिफिक ओशन की प्लेटें बिल्कुल अंदर चली जाएगी 45 डिग्री होते, और बिल्कुल ये पृथ्वी के क्रस्टों को तोड़ते हुए इतनी अंदर चली जाएगी कि अब इसके ऊपर पूरी तरीके से कुछ मोड़दार पर्वत टाइप का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में इधर रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में इधर एंडीज पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए वर्तमान में चाहे उत्तरी अमेरिका की बात करें चाहे दक्षिणी अमेरिका की बात करें, वहाँ पे वोल्केनिक प्रोसेस होता ही होता है। अब आइए बात करते हैं महासागरीय महासागरीय प्लेट। इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है यही है, जो जापान का जो एरिया है यहाँ पे, फिलीपींस वगैरह का जो एरिया है यहाँ पे, चूँकि एक तरफ तो पैसिफिक ओशियन का प्लेट है और दूसरी तरफ देखेंगे तो यूरेशियाई प्लेट है, लेकिन इस यूरेशियाई प्लेट का एक बहुत बड़ा भाग ओशियन में भी गिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है ओशियनिक प्लेट। ध्यान रखिएगा, मूलतः मतलब पूर्णतः इसे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ठीक है कुछ है तो इसके भाग को यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको। तो इसका भी एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे भी ठीक वही प्रक्रिया होती है कि प्लेट बहुत ही नीचे चला गया है, यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच वगैरह आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो इसका कारण वही है, फॉल्ट जोन वहीं पे बहुत बड़ा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं भ्रंश घाटी का जो निर्माण हुआ है, ये क्षेत्र यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और पूरा अगर ये एरिया मिला देंगे तो यहीं बन जाएगा रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे जनरली ठीक है वोल्केनिक दृष्टिकोण से बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है। तीसरा आ जाएगा महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट। अब ये जो सेगमेंट है, आज ये जो हमारे प्रश्न का ठीक है सेगमेंट है, ये यही एरिया है यहाँ पे महाद्वीपीय, एक तरफ यूरेशियाई प्लेट, दूसरे तरफ इंडो जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, यहीं पे आकर टकराएगी और इसमें ऑस्ट्रेलिया प्लेट बिल्कुल ही इंडियन प्लेट के नीचे चली जाएगी और वहीं से हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इससे पहले पता होना चाहिए आपको कि जो पैंजिया का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था कि पूरा का पूरा जो एक पहले स्थलखंड था बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था इस टाइप का, लेकिन आगे चल के जब टेथिस सागर का यहाँ पे ठीक है बनना शुरू हो गया तो
दो भागों में बट गया, एक एक हो जाएगा गोंडवाना लाइन, एक हो जाएगा अंगारा लाइन, और बीच में जो तेथिस सागर हो गया, यही जो हिमालय वाला भाग है, चूँकि आपको लगभग ठीक है वही एरिया आपको दिखाई देगा, लगभग 25-27 डिग्री के आसपास मान के चलिए, ठीक है 25-27 डिग्री जो अक्षांशीय स्थिति है वहीं पे आपको दिखाई देगा। उसी तेथिस सागर का संकुचन होने लगा। संकुचन क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट इधर उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ मूव कर रहा है, और इंडियन प्लेट इधर, ठीक है ध्यान रखिएगा, उत्तर की तरफ मूव कर रहा है। तो दोनों प्लेटें ही गतिमान हैं, टकराना तय था, और इसी के टकराहट की वजह से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और जस्ट इधर यूरोप की तरफ जाएंगे लगभग 45 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड के आसपास, फ्रांस के आसपास, ठीक है, आल्प्स पर्वत का निर्माण हो गया। तो उम्मीद है कितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये वही इमेज है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ था कि जो भी अधिक घनत्व वाला जो प्लेट है, देखिए वो नीचे चला जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब प्लेटों का जो क्षेपण होगा लगभग 45 डिग्री के आसपास होगा। 45 डिग्री यहाँ से अगर एंगल बनाएंगे तो 45 डिग्री ही निकलेगा यहाँ से। और इसमें नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जब दो प्लेटें समान घनत्व की होती है तो मोटे भूपृष्ठ का निर्माण होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, जो दोनों प्लेटों का जो वेट है, गति है, बिल्कुल समान होगा, अनबैलेंस होता ही होता है। अब यहीं जब नीचे जाएगा तो देखिए ऊपर यहाँ पे, अब ये वाला भाग जब नीचे जब धंसेगा, खुद सोचिए, तो ये वाले भाग को ऊपर उठाएगा, जितना अधिक धंसेगा, जितना अधिक नीचे जाएगा, इस भाग को उतना ही ऊपर उठाएगा। और चूंकि इसका डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी पर्वत बनेगा मोड़दार पर्वत बनेगा। और इसी तरीके से देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ है, रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है, इंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत में वोल्केनिक प्रोसेस नहीं होता है। उसके पीछे क्या कारण क्या है? तो ये जो भारी जो प्लेट गया है अंदर, वो प्लेट अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है जिससे कि उसमें गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, अर्थात मेंटल तक, ठीक है, बहुत अधिक धंसाव नहीं हुआ है। सोचिए जब उस स्टेज तक धंसाव जब हो जाएगा तो वहाँ पे भी डेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगा, मैग्मा बनने लगेगा, और वो मैग्मा ऊपर आना चाहेगा, अर्थात हिमालय पर्वत को तोड़ के, जहाँ कमजोर भाग होगा उसको तोड़ के बिल्कुल इरप्ट कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए हिमालय पर्वत में वोल्केनिक प्रक्रिया नहीं होती है। अब इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, काफ़ी ही, ठीक है, 3D में इस इमेज को शानदार तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यही जो देखिए नीचे का जो भाग है, यहाँ पे वोल्केनिक प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये हिमालय में आपको नहीं के बराबर देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा भाग है, हिमालय और अपलेशियन पर्वत। पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया कि अभिसरण की जो सीमा होगी इसमें सर्वाधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि इसमें प्लेटों का टूटना होता है, क्रस्ट का टूटना होता है। और हिमालय अपलेशियन का गठन एक महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण से हुआ है। पहले चरण में दोनों महाद्वीपीय प्लेटों का सागरीय किनारा आपस में अभिसरित होता है, तथा एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपण होने से क्षेपित प्लेट का जो आंशिक गलन द्वारा यहाँ पे मैग्मा का निर्माण होता है। और यह देखिए मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। हिमालय पर्वत के संदर्भ में ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती, क्योंकि इस प्लेट से देखिए हल्का होने के कारण इसका अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हुआ है। जब अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हुआ है तो सोचिए क्या वोल्केनिक प्रक्रिया होगी? नीचे से तो मैग्मा बन के ऊपर उसको इरप्ट नहीं करेगा। तो इतना कंसेप्ट उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही जो एरिया है, जो भी फॉल्ट जोन का एरिया है, ये सब देखिए यहाँ पे या फिर ये वाला एरिया हो जाएगा, इधर भारत का एरिया हो जाएगा इस साइड में। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ है। यही है हिमालय पर्वत, इधर हो जाएगा आल्प्स पर्वत, ठीक है, इधर रॉकी पर्वत, इधर एंडीज। चूँकि हमारा संबंध प्रश्न का आल्प और इस हिमालय पर्वत से है, इसीलिए कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में देखिए महासागरीय किनारा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे पूर्णतः क्षेपित हो जाता है, अर्थात जो सागर था, टेथिस सागर का संकुचन होने लगा। और ये देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और जानने के लिए मिलेगा कि यहीं जब टेथिस सागर संकुचन होने लगा तो उसमें का जो भी पानी था, जो ठीक है मिट्टी वाला जो इलाका था, वो जो इलाका था, यहीं जो भारत का जो देख रहे हैं आपको गंगावर्ती जो मैदान का इलाका था, इसमें एक बहुत बड़ा मैदान का निर्माण कर दिया। और इसको ठीक है आगे चल के जब गंगा नदी का पूर्णतः जब यहाँ पे
निष्कासन हो गया, तो फिर उसके वजह से इस क्षेत्रों में और अधिक उपजाऊपन की मात्रा बढ़ती चली गई। अंत में अंतिम चरण में महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराती है तथा संपीड़न के कारण उत्पन्न वलन प्रक्रिया द्वारा देखिए मोड़दार पर्वत, वलित मने मोड़दार मने अथवा वलित पर्वत अर्थात हिमालय तथा अपलेशियन पर्वत की यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है। उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल यहाँ पे बहुत आसान है, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब लास्ट में निष्कर्ष में देखिए, अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप प्लेटों के बारे में ही जानने के लिए मौका मिलेगा। इसके अलावा और भी कह रहा है कि महासागरीय नीतल के बारे में जानने के लिए मौका मिलेगा, पैलो मैग्नेटिक चट्टानों के बारे में, भूकंप, ज्वालामुखी का जो किस तरीके से वितरण होगा, ट्रेंच पर गुरुत्वाकर्षण विसंगतियाँ आदि भौगोलिक विशेषताओं को भी यहाँ पे समझा जा सकता है इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज का जो प्रश्न है यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसका आंसर राइटिंग करके आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप में भी सेंड करना है। इसका जरूर आंसर कीजिए। हिंट मैं कर दे रहा हूँ, तापीय प्रतिलोपन मतलब कि ऊंचाई में जाने के बाद टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा ना कि कम होगा। कह रहा है कि इसके कारण मानव जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है। बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, एक खास कर ठीक है सर्दियों के दिनों में आपको देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा इसका अच्छे से आंसर राइटिंग करके मुझे सेंड कीजिए, मैं रिव्यू करके आपको उसका फीडबैक दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।